एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में देखते हैं सिसिलिया सवाल करती है कि वो कौन था। रेहान जो होता है उसको डायरेक्टली उठा करके बालकनी में ले आता है और डायरेक्टली उसको सीलिंग पे बैठा देता है। सिसिलिया कहती है योर हाइनेस ये काफी खतरनाक है। रेहान कहता है डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे पकड़ के रखो। सिसिलिया कहती है लेकिन योर हाइनेस मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। वो उसे अनड्रेस करते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबली वो कोई सर्वेंट ही होगा। सिसिलिया सच सच बताना, जब मैं यहाँ नहीं था तब तुमने क्या किया और आखिर तुम सोच क्या रही थी। सिसिलिया कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा योर हाइनेस, आप सुनना क्या चाहते हैं। ये सुन वो फ्राउन कर लेता है। वो पास्ट का टाइम सोच रहा होता है 8 साल पहले, जब सिसिलिया इससे मास्क पार्टी में पूछ रही थी कि हे व्हाइट मास्क वाले जेंटलमैन तुम्हारा नाम क्या है। सिसिलिया कहती है योर हाइनेस अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं गिर जाऊंगी। रेहान कहता है जो लेटर तुमने अपील सेंड किया था उसमें आखिर तुमने क्या लिखा था। सिसिलिया बताती है मैंने अपनी लाइफ के बारे में मास्टर रॉबर्ट को बताया था। रेहान कहता है क्या तुम यहाँ से भागने की तो नहीं ट्राई कर रही थी। सिसिलिया कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही थी। रेहान कहता है क्या सच में। वो बंदी कहती है ऑफ कोर्स, आपने प्रॉमिस किया था कि हम लोग वैली एक साथ जाएंगे। रेहान कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं निराश नहीं करूंगा। मन ही मन वो सोच रहा होता है क्या सिसिलिया हमेशा से ही इतनी खूबसूरत थी, लेकिन ये अभी भी घबराई हुई है, जबकि मैंने उसको बार बार ही बताया चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको सिर्फ मुझे देखना चाहिए, किसी और को नहीं। ये सिर्फ मेरी है, क्योंकि वो मैं था जिसने तुम्हें सबसे पहले ढूंढा था। सिसिलिया मैं नहीं चाहता कि तुम एगर के साथ मिलो। सिसिलिया कहती है क्या। वो बंदा कहता है जब तुम अकेले हो तुम उसके पास बिल्कुल नहीं जाओगी, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तभी जाना। जिस पर कि वो भी एग्री हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वो बेड पे अकेले जागी हुई होती है। वो मन में सोचती है मैं इतनी ज्यादा थकी हुई और इतनी ठंड क्यों लग रही है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि कल रेलिंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही लंबा समय व्यतीत कर दिया था। फिर वो याद करती है किस तरीके से रियान इसके प्रति अपना प्यार जाहिर कर रहा था। खैर मुझे जल्दी जाकर के बात ले लेना चाहिए। वेट, यहाँ कोई भी दिख क्यों नहीं रहा। कुछ ही टाइम बाद वो बाहर आ जाती है अपने रूम से, जहाँ पर के सर्वेंट लोग बात कर रहे होते कि हाँ मैं सही कह रही हूँ, यूरिया ने खुद ब खुद अपनी आंखों से रात को उन लोगों को देखा था। एक मिनट कहती है क्या सच में। दूसरी बोलती है कि हाँ उन लोगों ने काफी अजीबो गरीब सी आवाजें सुनी, जब वो स्टेज स्काई पे गए तो वहां पर वो दोनों थे। पहली वाली सर्वेंट कहती क्या सच में ही जानेस और वो औरत दोनों एक साथ थे। दूसरी मेड कहती कि हाँ हिजानेस अपने मिस्ट्रेस को बहुत कम विजिट किया करते थे, पता नहीं आजकल क्या हो गया, वो कुछ ज्यादा ही उसको देखने के लिए जा रहे हैं। ये सुन सिसिलिया भी हैरान। वो कहते कैसने अभी का मिस्ट्रेस। वही लोग बात कर रहे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, कल हिजानेस क्राउन प्रिंस ने खुद ब खुद उन लोगों को देखा था। वो बंदी कहती है क्या सच में क्राउन प्रिंस ने भी देखा था। तो पहली वाली मेड कह रही होती कि हाँ यूरिया ने खुद ब खुद अपनी आंखों से क्राउन प्रिंस को वहां से आते हुए देखा था। पहली मेड कहती है ओह माय गॉड, लगता है क्राउन प्रिंस भी इन दिनों काफी अजीबा एक्ट कर रहे हैं। वही मेड कह रही होती कि एलेनर लेजेंड से काफी ही दूर है, जब से वो यहाँ आए वो उसी औरत के साथ अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। ना सिर्फ उस औरत ने हमारे ग्रैंड ड्यूक को सिड्यूस किया, अब तो वो क्राउन प्रिंस को भी सिड्यूस कर रही है, उसकी भी अटेंशन पाना चाहती है। पहली मेड कहती है ऑफ कोर्स इन जैसे नाजायज औलादों का काम ही यही होता है। आफ्टर ऑल वो आखिरी में सिर्फ एक बिच ही तो ठहरी। वो लोगों को मोहित करती है और बिना निशान छोड़े गायब हो जाती है, जैसे कि उसके पास कोई डिमोनिक पावर्स हो। और ये सारी बातें हमारी सिसिलिया ने भी सुनी हुई होती है। वो हर एक जगह चेक करती है, रियान इसको कहीं नहीं मिलता। जब विंडो से बाहर देखती है वो देखती है कि जो क्राउन प्रिंस एगर होता है वो यहाँ से जा रहा होता है। सिसिलिया सोचती है इसने क्या सुना और क्या देखा मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी रूमर्स हमारे महल में चल रहे हैं इसके बाद ऑफ कोर्स मैं कभी भी इसको दोबारा नहीं देखने वाली। अलविदा। इसके बाद अपने कमरे में आ जाती है। वो जाती है सीधा रियान के रूम में। वो ड्रॉर ओपन हुआ देखती है। उस ड्रॉर के अंदर कुछ पेपर वर्क रखे हुए होते हैं। इतनी में इसकी किसी चीज के ऊपर नजर पड़ती है। ये वही हैंड चिपर होता है जो कि इसने खुद ब खुद बना करके उसको दिया होता है। डिसअपॉइंटमेंट में सिसिलिया कहती है इसने एक बार भी इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसके चारों तरफ धूल और मिट्टी जमी हुई है। वो अपनी सर्वेंट बैरी को बुलाती है, वो भी यहाँ आ जाती है। सिसिलिया कहती है कि बैरी मैं यहाँ एक मिस्ट्रेस के अलावा कुछ और नहीं हूँ, है ना। हीजानेस और लेडी सियारा दोनों यहाँ से बाहर गए हुए हैं। इस वजह से मैं सोच रही थी पास्ट 2 सालों में मैंने यहाँ पर किया ही क्या है। मैंने सिर्फ एलेनर के अंदर जो किया है वो ये है कि हीजानेस के साथ टाइम स्पेंड किया है थोड़ा बहुत। ये लोग गलत भी नहीं है बैरी, मैं सही कह रही हूँ ना, तुम्हें भी यही लगता होगा क्योंकि सबके सब मेरे बारे में यही सोचते हैं। जो बैरी होती है वो कहती है योर हाइनेस जो क्राउन प्रिंस थे यहाँ से जाने से पहले आपके लिए लेटर छोड़ करके गए हैं। ग्रैंड ड्यूक को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं है। सिसिलिया सोचती है क्या क्राउन प्रिंस ने मेरे लिए छोड़ा था। उस लेटर में लिखा हुआ होता है तुम्हारा जब मन करे तब तुम मुझे लेटर लिख सकती हो, कुछ भी लिखो, बस मैं तुम्हारे लेटर्स को रीड करूंगा। सिसिलिया सोचती है क्या मेरे लेटर्स, भला मैं कैसे हिम्मत कर सकती हूँ तुम्हें दोबारा खत सेंड करने की। फिर
इसके बाद वो उस रात के बारे में सोचने लगती है जब इसने अपना प्यार कन्फेस किया था रेहान को। वो बताती है अब इस बारे में सोचा जाए तो उसने मेरे को रिस्पॉन्स में कभी कुछ कहा ही नहीं, और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से ये प्रूव करना चाहती थी कि मैंने सही डिसीजन लिया था। क्योंकि मैं फॉल इन लव हुई इसलिए मैं कभी गलत डिसीजन ले नहीं सकती थी। मुझे लगा था कि एलेनोर में आने के बाद मैं एक खुशहाल जिंदगी बिता सकती थी। तो क्या सच में चीजें इस तरीके से चलने वाली हैं? ये बिल्कुल सही नहीं है। बैरी बताती है योर हाइनेस ही जाने इस समय स्टेट के अंदर नहीं है। सिसिलिया सवाल करती है आखिर वो गया कहाँ? मैंने 5 दिनों में उसको एक भी बार यहाँ नहीं देखा। बैरी बताती है वो रहस्य के लिए सुबह ही निकल गए थे, प्रोबेबली अगले हफ्ते तक वो आ ही जाएंगे। सिसिलिया सोचती है मेरे लिए तो अब एक दिन भी इस पैलेस के अंदर बिताना काफी मुश्किल होता जा रहा है। अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं सिर्फ 3 दिन का और इंतजार करूंगी। अगर वो नहीं आया तो फिर वो अपनी ही शैडो के अंदर देख रही होती है। फिर बताया जाता है सितंबर का तीसरा हफ्ता। ये वो हफ्ता था जो कि एलेनोर के लिए काफी बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती थी। रियान हर एक साल इसी समय स्टेट को छोड़ करके चला जाता था क्योंकि इसी ही दिन इसके मदर, फादर और इसके अंकल इसके सपनों में आया करते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रियान को जो कि किसी की कब्र पे आया हुआ होता है। वो बताता है अभी भी बारिश हो रही है इस साल भी, पिछले साल की तरह। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब भी इतनी ही तेज बारिश हो रही थी। अंकल मिलियन वो एक स्किल्ड स्वॉर्डमैन थे जो कि हमेशा मीठे बोल बोला करते थे। उनके प्रति लोगों का बिहेवियर काफी अच्छा रहा करता था। हालांकि वो एक नाजायज औलाद थे जो कि मेरे ग्रैंडफादर और ब्रोथल की कुछ औरतों की वजह से पैदा हुए थे, लेकिन ये वो कारण नहीं था जिस वजह से मैं उनसे नफरत करने लगा था। मेरे अंकल मिलियन जो कि पहले मुझे काफी पसंद हुआ करते थे। जब मैं यंग था मुझे कभी ये चीज नहीं समझ में आई कि वो हमेशा अकेले क्यों रहा करते थे। वो याद करता है वो जब भी उनको डिनर करने के लिए बुलाया करता था उसके अंकल हमेशा यही कहा करते थे तुम्हारे फादर और तुम्हारी आंट मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इसी वजह से मैं हमेशा सवाल करता था कि क्यों मेरे फादर और जो मेरी मॉम है उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। उसके अंकल कह रहे होते कि जब तुम्हारे ग्रैंडफादर जिंदा थे उस समय कोई भी मुझे इतनी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करता था, काश मैं कभी पैदा ही ना हुआ होता। रेहान सोचता है मुझे कभी नहीं समझ में आया वो जो बातें मुझसे करा करते थे मैं कभी इतनी अटेंशन उसको पे नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरा हमेशा उन्हीं की बातों पे ध्यान चला जाया करता था। और आखिरकार मेरे अंकल मेरे प्रति इतनी ज्यादा अफेक्शन क्यों शो किया करते थे, और ऊपर से मैंने ये सारी बातें अपने फादर को क्यों ही बताई। अगर मैं ऐसी बातें अपने पेरेंट्स से कभी नहीं कही होती तो शायद हालात आज ऐसे नहीं हुए होते। मेरे मदर फादर उस तरीके से नहीं मारे जाते और ना ही मुझे अपने अंकल को मारना होता। वो अपने अंकल के लास्ट वर्ड्स को याद करता है। उसके अंकल ने कहा था मेरे नेफ्यू तुम हमेशा मेरे प्रति काफी काइंड रहे थे, इसलिए तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंकल हमेशा तुमसे प्यार करते हुए आए हैं, वो हमेशा तुमसे पसंद करते थे। यही सारी बातें याद करके वो यहाँ से जाने ही वाला होता है। इतने में इसको एहसास होता है कि कोई और भी यहाँ आ चुका है। वो डायरेक्टली अपने स्वॉर्ड निकालने वाला होता है। पीछे से आवाज आती है ओ आप यहाँ थे। रियान सिसिलिया को यहाँ देख करके चौंक जाता है। सिसिलिया कहती है आखिर ये जगह कैसी है? आपको ढूंढने के लिए मुझे काफी मुश्किलें लगी। और सिसिलिया को यहाँ देख करके वो उसका सीधा हाथ पकड़ लेता है। गुस्से से कहता है ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि तुम्हारे जैसी औरत को आना चाहिए। अगले ही पल वो उसको एक इन में लेकर के आ जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुनती? सिसिलिया कहती है और भला मुझे क्यों तुम्हारी परमिशन की जरूरत चाहिए? ये सुन वो बंदा भी हैरान। वो कहता है क्या कहा? सिसिलिया कहती है ये मेरा डिसीजन है, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ जा सकती हूँ, और बात तो ऐसी नहीं ना कि मैं स्टेट के अंदर चुपचाप बैठी रहूं। मैं शांति से वहाँ इसलिए रहा करती थी क्योंकि मैं आपके ऊपर यकीन करती थी, मुझे भरोसा था। योर हाइनेस मैं आपसे मिलने के लिए सिर्फ एक वजह से आई थी। जब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा मैं शांति से यहाँ निकल जाऊंगी। रियान कहता है फाइन बताओ क्या सवाल है? भला मुझे भी तो पता चले इतनी भारी बारिश में तुम किन सवालों के जवाब लेने के लिए मुझसे यहाँ मिलने के लिए आई हो। सिसिलिया कहती है क्या सच में आपने जो वादा मुझसे किया था उसको निभाने वाले भी हो या नहीं? क्या आप जानते हैं महल के अंदर सभी लोग मुझे मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट करते हैं और किस तरीके से आंट सियारा मुझे ट्रीट करती हैं। और ऊपर से उस दिन जो आपने बालकनी में किया था वो पर्पसली किया था, है ना? आप सब कुछ जानते थे कि हमारे आसपास कितने लोग हैं, फिर भी आपने ये सारी चीजें पर्पसली करी ताकि वो लोग देखे, क्योंकि शायद आपकी नजरों में मेरी औकात इतनी ही थी और आप मेरी केयर करते ही नहीं कि मैं किस तरह फील करती हूँ। फाइन मैं अपनी जगह जानती हूँ, लेकिन आपने कहा था आप मेरे लिए चीजें बदल देंगे। क्या आपने जो जो चीजें मुझसे शुरुआत में कही थी वो सभी सारी की सारी झूठ थी? रियान कहता है तो क्या हुआ अगर वो झूठ था? अगर मैं कहूँ कि तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? और अगर मैं अपना प्रॉमिस रखूं तो फिर क्या तुम फूलिशली एक्ट नहीं करोगी? सिसिलिया कहती है आपको लगता है कि मैंने अभी तक जो कुछ किया वो फूलिश एक्ट थे? अगर मुझे शुरुआत से पता होता कि आप इस तरह महसूस करते तो मैं कभी भी एलेनोर नहीं आती।
रेहान कहता है, ओह इसका मतलब कि तुम्हारे पास अब राइट आ चुका है, तुम्हारा मन में जो आए तुम वो करोगी। सिसिलिया, तुम कोई पपेट नहीं हो, हाँ तुम एक इंसान हो, लेकिन यहाँ पे और भी चीजें थी तुम जानती हो, तुम चाहती थी। तुम्हारा हमेशा से सपना रहा था एक सेफ पैलेस, अच्छा खाना और लग्जीरियस क्लॉथ और लग्जीरियस लाइफ। क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए बिल्कुल काफी था, इसलिए शांति से अपनी लाइफ व्यतीत करो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें दूसरे लोगों की जरूरत क्यों है, जबकि मैंने तुम्हारे को इजाजत ही नहीं दी है उन लोगों से मिलने के लिए। जिस दुनिया में कदम रखने की मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी है, तो फिर तुम वहां जाने की जरूरत क्यों करती हो? ये सारी बातें सुन करके सिसिलिया की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। रियान कहता है, डैम इट, अब इस तरीके से रोना बंद करो। सिसिलिया कहती है, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। रियान मुझसे प्यार नहीं करता। अगर अगर करता होता तो फिर इस तरह मुझसे बात नहीं करता। फिर सीधा 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। रियान ने अपने सारे टाइम को बाद के लिए शेड्यूल कर दिया होता है और 2 हफ्ते तक इनमें सिसिलिया के साथ टाइम स्पेंड किया होता है। वहीं हम इनका सीन देखते हैं। सिसिलिया और ये दोनों अपने एक गले मिलकर पड़े हुए होते हैं। सिसिलिया कहती है, मैं जब भी रोती हूँ तो ये मेरे लिए सॉफ्टन हो जाता है, लेकिन अब मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती। वेट अ मिनट, मुझे फिर से ये फीलिंग क्यों आ रही है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे बाद ज्ञान की पावर का इस्तेमाल किया था? वहीं रियान को भी कुछ अलग महसूस होता है। वो इसे कहता है, सिसिलिया क्या तुम ठीक हो? वो बताती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले ही पल वो उसको अपने प्रिंसेस कैरी में ले लेता है और बात करने के लिए दोनों एक साथ आ जाते हैं। रियान कहता है, तुम्हें बस इसी तरीके से बैठे रहने की जरूरत है, कोई भी परेशानी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर तुम मेरी बातें सुनती हो तो फिर तुम जो कुछ चाहती हो मैं सारी चीजें तुम्हें ला करके दे सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाउन लेकर के आता हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं बात तब में सिसिलिया सोच रही होती है, क्या ये डरा हुआ है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? वैसे अब पीछे मुड़ के देखा जाए तो फिर शादी करते टाइम इसने जो वादा किया था वो जैसे तैसे निभाया तो है। क्योंकि जब मैं ज़ैनर के अंदर रहा करती थी उसके मुकाबले इस लाइफ को देखा जाए तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ऊपर से ये इकलौता ऐसा आदमी है जो मेरी साइड है। उसने मेरी जान बचा, मुझे प्रोटेक्शन दी। जब इसने सब कुछ मुझे दिया तो फिर दिक्कत क्या है? सब कुछ तो इसने बदल दिया यहाँ पर। जो कुछ इसने कहा था वो सारी चीज़ें इसने मुझे दी और मेरे लिए करी। लेकिन लेकिन क्या सच में मैं यही चाहती थी? क्या मैं ये ज़िंदगी व्यक्त करना चाहती थी? नहीं, मैं चाहती थी कि सभी मुझसे प्यार करें, सभी लोग मेरे साथ बराबरी इक्वली ट्रीट करें। शायद उस समय जो मैंने फैसला लिया था उस वजह से आज मैं पछता रही थी। मैं गलत थी। अब मेरे को उन डिसीजंस की वजह से पछतावा हो रहा है। मैंने रॉन्ग चॉइस को चुना। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने खुशियों को चुना था। इसी वजह से अब मुझे उनका प्राइस पे करना पड़ रहा है। अगर मैं मास्टर रॉबर्ट का साथ नहीं छोड़ती तो शायद ऐसा ना होता। देन ये सीन कट होता है। हमें एक लेटर को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी होप नहीं मिलने वाली, सिर्फ खालीपन है यहाँ। इस एहसास को क्या कहा जाता है? शायद ये लोनलीनेस है। सिसिलिया, क्या तुम इस समय लोनली फील कर रही हो? वहीं हम मेंशन के अंदर सिसिलिया को देखते हैं जो कि बिल्कुल बेपरवाह तरीके से चल रही होती है। वो डायरेक्टली रियान के कमरे में चली जाती है जहाँ पर कि एक और लव लेटर होता है। वो कहती है 5 दिनों में काफ़ी सारे इसको लव लेटर आते जा रहे हैं और क्योंकि ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे इसी वजह से सबके सब भेजे जा रहे हैं, क्योंकि उन सभी को पता है ये कभी भी मुझे डाइवोर्स दे सकता है। यहाँ पे कई सारे हाई नोबल रैंकिंग की डॉटरों का लव लेटर्स पड़े हुए हैं। ये इसी तरीके से उन सारे खतों को देख ही रही होती है। इतने में रियान वहाँ आ जाता है, वो इसका नाम पुकारता है। सिसिलिया कहती है, योर हाइनेस, मैं नहीं चाहती कि आपके पास इस तरीके के लव लेटर्स आएं, आपको इनको रिसीव करने की जरूरत नहीं है। रियान कहता है, और आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सिसिलिया बताती है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शायद इसको हुए हुए 2 महीने हो चुके हैं और शायद ये वही रात थी जब हम बालकनी के अंदर थे। उस दिन के बाद से आप घर आए ही नहीं। रियान सोचता है, अगर इस बारे में मुझे पहले पता होता तो फिर मैं अपने इन प्लान्स को कैंसिल कर देता। वो उससे बोलता है, क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट होना काफी मुश्किल है? लेकिन मन में सोच रहा होता है क्योंकि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए एलिनर के अंदर रोक सकता हूँ, बिकॉज अब तुम्हारे पास मेरा बच्चा जो ठहरा। तीलिया कहती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी मुश्किल है मेरे लिए इस बच्चे को कैरी करना। रियान कहता है, क्या कहा? सिसिलिया बताती है, डॉक्टर ने कहा था कि मिसकैरेज होने के काफी ज्यादा हाईली चांसेस है और मैं भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा फुल हूँ। लेकिन बीच में रियान इसकी बात काट देता है। वो कहता है कि नहीं, बेबी बिल्कुल हेल्दी बोर्न होने वाला है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो बोर्न होकर के रहेगा। सिसिलिया कहती है, क्या सच में? रियान कहता है, मैं इसको सेंड करूंगा तुम्हारे रूम में। सिसिलिया कहती है, आप इतनी ज़्यादा जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि मैं फिर से भाग जाऊंगी? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ये सारी बातें आपको बता रही थी।
देन वो यहाँ से जाने लगती है। वो सोचती है कि मैं होप करती हूँ कि ये कभी ये ना शक कर रहा हो ये एगर का चाइल्ड हो। क्या मुझे खुश होना चाहिए कि इसको ये नहीं लगा कि ये एगर का चाइल्ड नहीं है, या फिर मुझे अपसेट होना चाहिए कि इसने अबॉर्ट नहीं करवाने दिया। लेकिन मुझे इतना तो अच्छे से पता है मेरा जो बेबी होने वाला है उसका वेलकम यहाँ नहीं होगा। रेयान, अगर मैं इस बच्चे को जन्म देती हूँ तो शायद मैं लंबी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी। अगले सीन में देखते हैं सिसिलिया के पास डॉक्टर आ चुका होता है। वो बताता है कि बच्चा काफ़ी हेल्दी है। वैसे तो योर हाइनेस यहाँ पे आजकल नहीं आ रहे, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे रहना पड़ेगा। आपको केयरफुली अपना और इस बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। मन ही मन में वो सोच रही होती है कि वैसे भी वो कभी मेरे पास आया, उसने कभी भी मेरे साथ अच्छा बिहेव तो किया ही नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल अलग नहीं है अगर वो मेरे पास आता है या फिर नहीं। वैसे भी मैंने बैरी के थ्रू मास्टर रॉबर्ट से कम्युनिकेट कर लिया है, वो अगले महीने तक यहाँ आ पहुँचेंगे। जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते तब तक के लिए मुझे केयरफुली यहाँ पे रहना पड़ेगा। देन वो डॉक्टर भी यहाँ से चला जाता है। सिसिलिया सोच रही होती कि मैं होप करती हूँ कि जब तक बर्दाश्त कर सकूँ, लेकिन ये नहीं कर पाऊँगी। वहीं हम आंट सियारा को देखते हैं, जो कि इसके पास आ चुकी हुई होती है। सिसिलिया कहती है, "आखिरकार आंट सियारा, आप यहाँ क्या कर रही हैं?" सियारा कहती है, "क्या ये सच में तुम्हारा ही बच्चा है? आई मीन क्या ये सच में रियान का ही बच्चा है? और अगर ये उसका बच्चा नहीं है और क्राउन प्रिंस का बच्चा है तो फिर तुम अच्छे से जानते हो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसको यहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला।" सिसिलिया कहती है, "आप भी क्या बात कर रही हैं? यहाँ पे जितने भी सर्वेंट्स हैं वो आपकी ही तो आँखें हैं। मैं जो भी मूव यहाँ पे करती हूँ वो सभी के सभी आपको रिपोर्ट ला कर के देते हैं।" मन ही मन में वो सोच रही होती है कि मैं जानती हूँ ये मेरे को यहाँ से भगाना चाहती है, क्योंकि इसके बाद इसका जो ये बेटा है ये यहाँ पे डूची के अंदर अच्छे तरीके से रूल कर सकेगा। कियारा कहती है, "तुम मेरी बातों का हर बारी जवाब दे रही हो बैक टू बैक। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उसके बेबी को जन्म दे दोगी तो तुम एलेनोर की लेडी बन जाओगी?" टीलिया कहती है, "हिज हाइनेस ने मेरे बच्चे को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया और मैं आपको पहले ही भी बता चुकी हूँ, एलेनोर की लेडी बनने में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है।" आंट सियारा कहती है, "तुम गंदी औरत अपनी रटी-रटाई लाइनें मेरे ऊपर मत मारो। अगर तुम्हें लगता है रियान तुम्हारे प्रति हमेशा अच्छा रहेगा तो फिर तुम बिल्कुल गलत हो।" सिसिलिया जवाब देती है, "आपका नेफ्यू मेरे प्रति कभी भी अच्छा नहीं था।" कियारा कहती है कि तुम्हारी ढीठपन बिल्कुल भी इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। सिसिलिया मन ही मन सोचती है, क्या इसको ऐसा लगता है कि मेरा इन्फ्लुएंस है रियान के ऊपर? हाँ, अगर 1 महीने पहले तक की बात करी जाए तो फिर शायद ऐसा कहा जा सकता था। लेकिन अब ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, फिर चाहे वो वेल्थ हो या फिर हॉनर या फिर पावर। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सिर्फ़ एक जीने का ज़रिया ही तो ठहरी। आंट सियारा कहती है, "सिसिलिया, इतना एरोगेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, एक सन होने वाला है, तो फिर ये अभी भी डिसाइड नहीं होगा वो इस टूची का हायर बनेगा या फिर नहीं। आफ्टर ऑल जो तुम्हारा बेटा होगा या फिर बेटी वो सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा और किसी का नहीं।" देन वो लेडी यहाँ से चली जाती है। सिसिलिया सोच रही होती है, मैं सिर्फ होप कर सकती हूँ ये मेरी बेटी हो। अगर ये बेटी होगी तो एलेनोर के अंदर कोई भी इसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा और आंट सियारा के पास भी कोई चॉइस नहीं रहेगी, वो भी इसको प्रोटेक्ट करके ही रहेंगी। लेकिन अगर ये एक लड़का हुआ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर कहानी आगे बढ़ते हुए बताया जाता है, जब से सिसिलिया ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में रियान को बताया, रियान जब भी 1 हफ्ते से ज़्यादा महल के अंदर रहता, हमेशा कई बारी सिसिलिया के साथ डिनर करता था। लेकिन सिसिलिया कभी भी अच्छे तरीके से खा नहीं पाती थी क्योंकि उसकी मॉर्निंग सिकनेस की वजह से। वहीं हम इन दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ पे लंच कर रहे होते हैं। रियान कहता है, "तुम अच्छी नहीं लग रही सिसिलिया, क्या बात हुई?" वो बताती है कि कुछ नहीं हुआ। यान उसकी ओर देखते हुए कहता है कि इन दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, लेकिन क्या इसी वजह से ये मुझसे अपसेट है? वो सोच रहा होता है, आजकल दिनों में ये कभी भी ये नहीं कहती कि ये मुझसे प्यार करती है, जबकि पहले ये हमेशा कहा करती थी। वो सिसिलिया से कहता है कि यहाँ का शेफ़ अच्छा नहीं है, क्या मैं उसको रिप्लेस कर दूँ? सिसिलिया बताती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जान कहता है, "एटलीस्ट थोड़े बहुत डेज़र्ट तो ले लो।" सिसिलिया मना कर देती है। रियान कहता है, "अगर ऐसी बात है तो फिर कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करो ही। यहाँ पे हज़ारों तरीके की डिशेज़ हैं, तुम्हें कोई ना कोई तो चूज़ करके देखनी चाहिए, तुम्हें अच्छी लगेंगी।" ये सुन वो एक डेज़र्ट की ओर देखती है, थोड़ी देर के लिए पॉज़ लेती है, वो कहती है, "ठीक है, मैं खा लूँगी।" मन में तो सोच रही होती है ये चीज़ें कितनी ज़्यादा अनप्लेज़ेंट है। वहीं रियान सोच रहा होता है इसके पास हर एक चीज़ है और तो ये मील्स को भी स्किप नहीं कर रही है, तो फिर क्यों? क्यों? मैं जब भी इसकी आँखों में देखता हूँ या इसकी बॉडी की ओर देखता हूँ, ये और ज़्यादा पतली लगती है। ऐसा लगता है कि दिन प्रतिदिन इसका मांस होता जा रहा है। सिसिलिया कहती है, "योर हाइनेस।" वो पूछता है कि हाँ, क्या बात हुई? वो कहती है, "जब हमारा बेबी पैदा हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि हम साथ साउथर्न कोर्ट की ओर चलें और डिवोर्स फाइल कर दें।" ये सुन ज़ियान हैरान, वो कहता है, "मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? ये चाहे बच्चा लड़का हो या फिर लड़की, ये एलेनोर का डायरेक्ट डिसेंडेंट रहेगा। हम बच्चों की एजुकेशन जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर तुम हॉलिडे पे जाना चाहती हो बच्चों के साथ और महीने से ज़्यादा हुआ तो फिर ये मुश्किल हो सकता है।
और आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम हमेशा से यहाँ से जाने के लिए ही क्यों इंसिस्ट करती रहती हो। सिसिलिया कहती है क्या आप फिर से मना करने वाले हैं इस समय। वो कहता है ऑफ कोर्स तुम बिल्कुल नहीं जा सकती। सिसिलिया कहती है भले ही आपका बेटा या बेटी हो लेकिन ये मेरा भी तो है ना। मैंने इस बारे में काफी लंबे समय से सोचा है योरानिस। वो पूछता है किस बारे में। सिसिलिया बताती है कि आखिरकार हमें कितना लंबा समय हो गया शादीशुदा हुए हुए। एक डिवोर्स भले ही डिसग्रेसफुल हो सकता है लेकिन आपके डूचेस बने रहने से अच्छा तो यही है कि हम लोग तलाक ले लें। मैंने सभी उन खतों को देखा जो आपके लिए आते हैं। हर एक लेडी नोबल लेडी आपको खत भेजती है कि वो आपसे शादी करना चाहती है। सारे लव लेटर्स को मैंने रीड कर रखा है। सारी सिचुएशन को देखने के बाद मेरे लिए और आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से इस पोजीशन को छोड़ दूँ। रियान कहता है सिसिलिया एलेनर अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो फिर इसके बारे में तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तुम आउट ऑफ कैरेक्टर एक्ट कर रही हो इन दिनों। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। ठीक है अब मैं किसी का भी लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसा लगता है उन लेटर्स की वजह से तुम्हें गलतफहमी हो चुकी है। मुझे माफ कर देना। सिसिलिया कहती है क्या आपको माफ कर दूं। वो सोचती है क्या ये सॉरी किस लिए बोल रहा है क्योंकि इसको लगता है कि मैंने गलतफहमी पाल ली है डिवोर्स को लेकर के। क्या इसको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं है इसने मेरे साथ कितना गलत किया या क्या क्या चीजें करी हैं। आखिर किस चीज के लिए ये माफी मांग रहा है। वो कहती है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है योर हाइनेस। वैसे भी ये जो बच्चा होने वाला है अगले 6 महीने तक बोर्ड नहीं होगा इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दैट्स वे आपको कंसीडर करना चाहिए जो चीजें मैंने अभी आपसे कही। ध्यान कहता है इसमें कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा मना करता हूँ। जब तक तुम्हारे पास मेरा बेबी है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन में सुशीला सोच रही होती है इसकी जो पॉजिटिवनेस है मेरे को लेकर के वो मिसगाइडेड हो चुकी है। ये शुरुआत से सिर्फ मेरी बॉडी के ही पीछे नहीं था इसका मकसद कुछ और ही था। वो कहती है ठीक है फिर प्लीज मेरे चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना फिर चाहे मैं मारे ही क्यों ना जाऊं। रेहान कहता है आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। प्यार करता हूँ इसलिए ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में तुम ऐसा कभी नहीं कहोगी। अगले सीन में बताया जा रहा था जो ठोकन ट्राइब थी उसके पास रियान ने ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया इसलिए जो बैटल है वो फिर से छिड़ चुकी है। इसी वजह से जो रियान है वो एलनर मैनर को छोड़ करके वापसी बैटलफील्ड की ओर बढ़ चुका है। और जैसे ही वो गया सिसिलिया कोलैप्स हो गई। फिर बताया जाता है जो सिसिलिया की बॉडी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी बॉडी अंडर प्रेशर आती जा रही है। जब से जितना ज्यादा डिलीवरी डेट पास आती जा रही है ये काफी ज्यादा थकी हुई महसूस करने लगी है। थोड़ी बहुत मैननेट रूट टी को पीना अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। यह आपकी स्ट्रेंथ को रीस्ट्रेंथ कर सकता है। सिसिलिया जागते हुए सोचती है जब मैं बेहोश होने वाली थी उससे पहले मैंने देखा था आंट सियारा वहीं पे थी। रुको जरा यहाँ पे कुछ सही नहीं है। आजकल मुझे काफी ज्यादा अनईजी फील होता जा रहा है। इतने में ही नॉक होती है पूछती है कौन है। हम गेट पे देखते हैं वहाँ कोई और नहीं मास्टर रॉबर्ट होते हैं। उसको देख करके सिसिलिया काफी इमोशनल हो जाती है और उसके पास चली जाती है। मास्टर रॉबर्ट सवाल करते हैं सिसिलिया आखिर तुम्हारे साथ इन दिनों क्या हुआ। तुम्हारा शरीर इतना ज्यादा सफेद कैसे पड़ा हुआ है। तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे कि घोस्ट बन चुकी हो। रोते हुए सिसिलिया बताती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मन में तो कह रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे काफी ज्यादा इस वार्मथ की जरूरत थी। अगले ही पल मास्टर रॉबर्ट को पता चलता है। वो कहते हैं क्या तुमने मैननेट टी को ड्रिंक किया था। आखिरकार वो कौन था जिसने तुम्हें ये चाय दी थी। मन में तो सिसिलिया कह रही होती है कि उन लोगों ने कहा इस वजह से मेरी जो ताकत है वो वापस आ जाएगी अगर मैं इस चाय को पीती हूँ। वो मास्टर रॉबर्ट को बताती है ये चाय मैं हर दिन पीती हूँ क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है। मास्टर रॉबर्ट बताता है तुम्हें मैननेट रूट की चाय नहीं पीनी चाहिए। तुम्हारा शरीर की बनावट ऐसी है कि तुम्हारा खून सामान्य नहीं है। तुम्हारा जैसे किसी शरीर वाले के लिए ये चाय दवा नहीं बल्कि जहर जैसी है। सिसिलिया आखिरकार तुम इस दवा को कब से ले रही हो। सिसिलिया बताती है लगभग 2.5 साल पहले से डॉक्टर ने बताया था। मास्टर रॉबर्ट कहते हैं क्या जो ड्यूक स्टेट के प्राइमरी फिजिशियन है क्या उसको तुम्हारी सेहत के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिसिलिया कहती है वेल मन ही मन में बताती है ऑफ कोर्स उसको पता था लेकिन इसने ये पर्पसली किया। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने कि एलिनर के फिजिशियन को इन्फ्लुएंस कर दिया। मैं जानती हूँ इसके पीछे कौन हो सकता है। ऑफ कोर्स इसके पीछे आंट सियारा ही होगी। मैं शुरुआत से ही जानती थी वो कभी भी मेरे प्रति काइंडनेस नहीं दिखा सकती। लेकिन अब वो मुझे और मेरे बेबी दोनों को मारना चाहती है।